Good morning, class. In last video, I started lesson 14 of economics, okay, in economic concept and planning, and we studied many things about economy. हमने इकोनॉमी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर स्टडी किया था, ओके, जैसे कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे पता लगा सकते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें काउंट की जाती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को काउंट कैसे किया जाता है, और सबसे पहले ओके इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे काउंट की गई थी। फिर हमने इकोनॉमी के तीनों सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, ओके, और लास्ट का ओके टेरिटरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, आगे समझ में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिटरी सेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था ओके जो लास्ट सेक्टर था इकोनॉमी का, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ओके, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेडिंग, मतलब कि बिज़नेस करते, ओके, जब हम बिज़नेस करते हैं तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं, ओके, जिन चीज़ों की हेल्प से सारे काम होते हैं, तो वो टेरिटरी सेक्टर में था। अब आज हम पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, ओके, कि प्रोडक्शन में कैसे टेरिटरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करना है। नाउ सी, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन द ऑल सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी। क्या कह रहे हैं कि लास्ट के कुछ सालों में प्रोडक्शन हालांकि तीनों सेक्टर में बढ़ा है, बट हाईएस्ट डेवलपमेंट हैज़ बीन विटनेस इन द टेरिटरी सेक्टर। बट सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिला है? टेरिटरी सेक्टर में। एज अ रिजल्ट टेरिटरी सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जो टेरिटरी सेक्टर है वो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। पहले प्राइमरी सेक्टर था सबसे बड़ा, ओके, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ में ले रहे थे, ओके, जैसे कि कॉटन प्लांट्स, ओके, कॉटन के लिए, तो इस तरीके से। तो प्राइमरी सेक्टर पहले सबसे बड़ा सेक्टर था प्रोडक्शन का, और अब उसकी जगह किसने ले ली है? टेरिटरी सेक्टर ने। ऑल्दो इन इंडिया significant change has been noticed in the contribution of all these three sectors in context to gross domestic product। हालांकि इंडिया में इन तीनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है, ओके, वो उसमें काफ़ी ग्रोथ आई है इंडिपेंडेंस के बाद में। yet there has been no significant change in employment। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई ख़ास चेंज नहीं आया है, अभी भी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही है। why did transfer of employment not occur from primary sector? तो फिर ट्रांसफ़र, ओके, जो सॉरी एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार जो है, रोजगार अपॉर्चुनिटीज़, ओके, क्या कह रहा है कि पहले सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था, फिर टेरिटरी सेक्टर हुआ, लेकिन ये होने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ प्राइमरी सेक्टर से टेरिटरी में? जब ग्रोथ प्राइमरी से टेरिटरी में हो गई तो एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी से टेरिटरी की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट did transfer of employment the reason behind this is that sufficient employment opportunities were not generated in the secondary and tertiary sector। ओके, रीज़न ये है कि इन दोनों सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब रोज़गार के जो मौके थे वो ज़्यादा जनरेट नहीं किए गए। एज अ रिजल्ट अराउंड हाफ ऑफ द वर्क फोर्स इन द नेशन इज़ एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। उसका रिजल्ट आज भी यही है कि आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की वो प्राइमरी सेक्टर में है, और वो भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में। ये बात हमने 9th में भी पढ़ी है, ओके, कि लगभग 49% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी खेती में लगी हुई है। उस कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ इवन लोअर देन 50%। अब ये देखो, जीडीपी के अंदर उसका मतलब कंट्री की जो जीडीपी है उसमें उसका परसेंट सिर्फ 15% है, ओके, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और जबकि पूरी कंट्री के 49% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कितना सा है उनका? 15%। इन कंपैरिजन टू दिस द contribution of secondary and tertiary sector in GDP accounts to more than 85%। ओके, तो क्या कह रहा है कि अगर कंपेयर करें तो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का 85% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि उनमें सिर्फ 51% लोग काम कर रहे हैं। These sectors provide employment of approximately 50% ऑफ वर्कफोर्स, और इन्होंने देश की कम से कम आधी पॉपुलेशन को ओके रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है। नेक्स्ट आप देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, कंट्री के इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है।
Countries which have higher income are considered to be more developed as compared to countries with lower income. Okay, क्या कह रहे हैं कि जिन कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप मानी जाती है और जिनकी कम है उनको कम डेवलप माना जाता है. मोर इनकम मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स टू फुलफिल ह्यूमन रिक्वायरमेंट. ज़्यादा इनकम है इसका मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एज डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन होती है. किसी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है. सो टोटल इनकम इज़ नॉट अ सूटेबल क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट नेशन. इसलिए हम इनकम से पता नहीं लगा सकते ओके कि किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है. ये इनकम देख के नहीं पता लगाया जा सकता. अगर किसी कंट्री में 100 जने हैं ओके और 100 इनकम है और किसी कंट्री की में सिर्फ 50 पर्सन है और तब भी 100 इनकम है ओके, तो हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ की ज़्यादा डेवलपमेंट है. ओके, तो क्या कह रहा है कि सिर्फ ज़्यादा इनकम होने से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है. डिपेंड करता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, फिर उसके बाद में उसकी इनकम कितनी है. बाय कंपेयरिंग टोटल इनकम वन कैन नॉट डिटरमाइन द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन. क्या कह रहे हैं कि टोटल इनकम का पता लगा कि हम एक इंसान की एक एवरेज पर्सन की इनकम का पता नहीं लगा सकते. देयरफॉर एवरेज और पर कैपिटा इनकम इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम. इसलिए क्या कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है नेशनल इनकम की बजाय. ओके, कि अगर किसी कंट्री की सपोज़ इनकम 1 करोड़ है और अगर वहाँ के लोग हैं 1 लाख, तो 1 लाख 1 करोड़ में 1 लाख का डिवाइडेशन दे दिया जाएगा. उसके बाद पता लगाया जाएगा कि पर पर्सन एवरेज इनकम कितनी मिलती है ओके, या पर कैपिटा इनकम कितनी है. तो अगर वो ज़्यादा होगी जिस कंट्री की, तभी ये माना जाएगा कि इस कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का ज़्यादा है. अलॉन्ग विथ चेंजिंग टाइम इंक्रीज इन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इज़ बीन डिफाइंड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. और क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है. नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट. ओके, इन दोनों को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू इवैल्यूएट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, ताकि किसी कंट्री का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का पता लगाया जा सके. बट इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन. बट अब क्या कह रहा है कि बट इसको भी एक सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं मान सकते. When we throw light on personal ambition and target, we find that people not only desire good income but they also want their security, respectful and equal behavior, freedom, etc. क्या कह रहे हैं कि अगर हम हमारे पर्सनल एम्बिशन मतलब हमारी इच्छाओं पे, हमारे टारगेट्स पे ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि लोगों की सिर्फ इच्छा अच्छी इनकम ही नहीं है, बट वो अपनी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, रिस्पेक्टफुल और इक्वल बिहेवियर चाहते हैं कि सब उनके साथ में बड़ी रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, जैसा दूसरों के साथ बिहेवियर है वैसा ही हमारे साथ हो, फ्रीडम उनको मिले. सो इनकम इज़ नॉट द ओनली रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ हम इनकम को नहीं देख सकते, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा. और डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, a developed social structure and good environment cannot be obtained merely by money. क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा सोशल स्ट्रक्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट मनी से नहीं खरीदा जा सकता. फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इट वॉज कंसिडर दैट इफ़ देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनल इनकम दैट द सिटीजन विल बी मोर सेटिस्फाइड. ओके, क्या कह रहे हैं कि लंबे समय से यही समझा जा रहा था कि अगर नेशनल इनकम बढ़ जाएगी तो हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे. बट धीरे धीरे ये फील किया जाने लगा कि भले ही नेशनल इनकम बढ़ी बट सिटीजन्स दे में लीड अ इंफीरियर लाइफ स्टाइल. बट शायद उनका लाइफ स्टाइल अभी भी इंफीरियर ही था, उनका लाइफ स्टाइल अभी भी चेंज नहीं हुआ था. तो सिर्फ इनकम को देख के हम इंसान के डेवलपमेंट का पता नहीं लगा सकते हैं. नाउ इट इज़ बिलीव्ड that just economic development is not the only objective, but along with it social, political and all other spheres of public life should also be developed. Okay, अब ये माना जाने लगा है कि
सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही एक अकेला हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है, बट इसके साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल और जो हमारी लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ डेवलप होनी चाहिए. Along with economic development, the process of positive development in the quality of life. Economic development के साथ साथ एक positive development हो हमारी लाइफ में एंड अदर स्फेयर लाइफ के जो दूसरे स्फेयर्स है वाले पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सब में अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा. अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Economic progress refers to increase in the level of production or income of a nation along with progress of time. देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ हमारी कंट्री की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो और कंट्री की इनकम भी अच्छी हो, तो इसे हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं. क्या है इकोनॉमिक प्रोग्रेस? इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन. कंट्री का जो प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्शन का मतलब जो चीज़ों को हम बना रहे हैं हर चीज़ हमारे यहाँ कितनी पैदा हो रही है, कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उससे कंट्री की इनकम कितनी बढ़ रही है, इसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे. इन सिंपल टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक इंडिकेटर है कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है. जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम भी होगी. दिस इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द साइज ऑफ एन इकनॉमी. ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि हमारी कंट्री की इकनॉमी चेंज हो रही है. पर कैपिटा अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है. पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि हमारी इकनॉमी भी बढ़ रही है. जनरली इट इज़ कंसिडर टू बी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट. जनरली इसको हम डेवलपमेंट को यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह सकते हैं, डेवलपमेंट को नापने के लिए. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. कह रहा है कि जो प्रोसेस है क्या प्रोसेस इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज, कि किस तरीके से नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाई जाए. एंड देन सेंसिबली टू ऑब्टेन अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़े, उसके बाद इनकम बढ़े. ये सब कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाता है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ अ लॉन्ग टर्म क्वान्टिटेटिव प्रोग्रेस. ये एक बहुत लंबा क्वान्टिटेटिव प्रोग्रेस है, प्रोसेस है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस डजंट हैव क्वालिटेटिव डायमेंशन. चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस आर नॉट कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इसमें हम क्वालिटी को नहीं क्वांटिटी को देखेंगे, क्योंकि सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस इन्हें हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट. This is such process in which, along with the increase in national income and per capita income of a country, a favorable change is also witnessed in social outlook. इसमें क्या कह रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि नेशनल इनकम में बढ़ोतरी, साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है. बट इसके साथ साथ एक अच्छा चेंज देखा जाता है हमारे सोशल आउटलुक में, कल्चरल फॉर्म में, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. इसका मतलब है लोगों का लाइफस्टाइल, सोसाइटी का लाइफस्टाइल, उनका देखने का नज़रिया, हमारे काम करने की टेक्निक, प्रोडक्शन मतलब कंपनीज, फैक्ट्रीज किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये सारा इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखा जाता है. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ensures economic, social and political welfare of a country. जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बताता है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर लोगों का कल्याण, भले वो पॉलिटिकल हो, सोशल, इकोनॉमिक हो कितना बेनिफिट कंट्री का हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो हैज़ क्वालिटेटिव डायमेंशन. ऊपर हम क्वालिटी नहीं सिर्फ क्वांटिटी देख रहे थे, प्रोग्रेस में, बट डेवलपमेंट में हम क्वालिटी भी देखते हैं. दीज क्वालिटेटिव डायमेंशंस कांट बी इंटरप्टेड बाय इंक्रीज इन एक्चुअल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम.
एंड क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो हम ऊपर प्रोग्रेस के अंदर देखेंगे। द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फेवरेबल सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इज़ रेफर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन कह सकते हो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हो रहा है उसका सोर्स, ओके, सम टोटल, उसके बाद में फेवरेबल सोशल मतलब सोसाइटी का, कल्चर का, पॉलिटिकल, ओके, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ओके, इन सबको मिला के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी, क्योंकि इनकम भी इम्पॉर्टेंट है हर, ओके, बट ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इनकम ही है, ओके, उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, बट अकेली इनकम ही डेवलपमेंट को, ओके, सिर्फ इनकम से हम डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर सकते। इट कैन बी सैड दैट प्रोग्रेस डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, क्या कहा जा रहा है कि बिना प्रोग्रेस के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि जब तक इनकम नहीं होगी जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बट डेवलपमेंट में ये कहा जा रहा है कि हाँ, मनी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए, बट बिना मनी के भी सब कुछ नहीं हो सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंसीडर्ड टू बी ए मोर सूटेबल मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या माना गया है, एक सूटेबल मेजर माना गया है लेवल ऑफ डेवलपमेंट का एंड वेलफेयर ऑफ एनी कंट्री एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। In the line of development of social science, when it was accepted that the level of national income, in the line of development of social science, when it was accepted that the level of national income and per capita income are sufficient unit of measurement of development or welfare, then along with economic development, other concept of development such as all-round development, assimilated development, human development also became ओके एक्सट्रीमली पॉपुलर। क्या कह रहा है कि जब डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस में जब ये एक्सेप्ट किया गया कि नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इनसफिशिएंट यूनिट है, ओके, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को हम सिर्फ इनकम से नहीं माप सकते, तो इसके बाद ये माना गया कि असिमिलेटेड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए, सक्सेसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या है, इज़ वन विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट कंपैरिजन विद द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या है, जो प्रेजेंट टाइम की सारी रिक्वायरमेंट को, सारी ज़रूरतों को फुलफिल कर रहा है, ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, बट अभी की प्रेजेंट जनरेशन की तो ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, बट इसके लिए हम फ्यूचर जनरेशन्स की आने वाले रिक्वायरमेंट के साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये है कंटिन्यूस डेवलपमेंट। दिस इज़ सच एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ डन विद कॉजिंग हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेगुलरली किसी चीज़ को यूज़ में लेते जा रहे हो तो वो हार्म ही है। इट कैन बी सैड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ डन वाइल मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है ओके कि नेचुरल रिसोर्सेज का फ्लो भी रेगुलर चलता रहना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे असिमिलेटेड डेवलपमेंट। असिमिलेटेड डेवलपमेंट इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन। ये कहता है कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, उसका फ़ायदा कंट्री के सारे लोगों को मिलना चाहिए। ड्यू टू जेंडर, लिंग्विस्टिक, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कंट्री के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, मेल फीमेल का। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज के ऊपर, रीजनल का मतलब एरिया वाइज भी पार्शलिटी होती है। एंड ड्यू टू पॉवर्टी एंड फिजिकल इनेबिलिटी, गरीबी के कारण फिजिकली ओके जो अनेबल लोग हैं, मैनी पीपल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो काफ़ी लोगों को कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। Assimilated development emphasize on including the deprived section of the society in the mainstream of development। तो assimilated development ये कहता है कि डेवलपमेंट की मेन जो स्ट्रीम है इसमें डिप्राइव सेक्शन को इंक्लूड करो।
ऑलरेडी जो पिछड़े लोग हैं बेचारे, ओके, जिनको सब कुछ नहीं मिल पाता, उनको आप ओके मेन स्ट्रीम में लेकर आइए, ओके, सबके साथ में इक्वल हो जाए वो भी। दिस इज़ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विच एडवोकेट्स फॉर क्वालिटी ऑफ इनकम। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो ओके क्वालिटी ऑफ इनकम, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल ह्यूमन राइट, ओके, इन ऑल स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन सबको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्ज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ईयर 1990 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महबूब उल हक। The United Nations Development Program prepared an index to measure the level of human development by including 3 expensive dimensions. Okay, एक महबूब उल हक की प्रेसिडेंटशिप में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ 3 चीज़ें ओके इंक्लूड की गई थी, नॉलेज, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, नॉलेज होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एवरेज एज कितनी है, किसी भी कंट्री के लोगों की एवरेज एज कितनी है, कम से कम वो कितने साल जीते हैं एवरेज। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, ओके, इन तीनों को शामिल किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ उनकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए। The index was prepared with the objective that the last of criteria of evaluating the result of development should be the expansion of alternative for criteria for mankind. ओके, क्या कह रहा है कि जो लास्ट है वो सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए, बाकी हेल्थ और नॉलेज तो होनी चाहिए। इन दिस प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ सोर्स एंड नॉट अ डिपोजिशन। इस प्रोसेस में ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सोर्स है, बट पूरा डिपोजिशन का मतलब ओके बार बार वही बात कही जा रही है कि सिर्फ इनकम से हम किसी भी पर्सन का या किसी भी कंट्री का ओके डेवलपमेंट पता नहीं लगा सकते। उसके लिए ये चाहिए ना वहाँ के लोगों की नॉलेज भी, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में कहा जा रहा है कि उनमें उनकी नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है, कितने एजुकेटेड हैं, उनकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सोर्स है, लेकिन पूरा का पूरा डिपोजिशन नहीं कह सकते कि सिर्फ मनी सब कुछ नहीं कर सकती है। दिस इंडेक्स ट्रांसफॉर्म द इशू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। ओके, इस ह्यूमन डेवलपमेंट ने, इस इंडेक्स ने ओके दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म द इशू ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इसने क्या कहा कि डेवलपमेंट का मतलब मनी नहीं, ह्यूमन ओरिएंटेड का मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ओके, ह्यूमन वेलफेयर को, उनके लोगों की बेनिफिट को, उनके कल्याण को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। दिस इज एन इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स टू मेजर द लेवल ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और ये बहुत अच्छी बात है ओके किसी भी कंट्री के लोगों का वेलफेयर और डेवलपमेंट पता लगाने के लिए कि उस कंट्री के लोग कितने हेल्दी हैं, ओके कितने एजुकेटेड हैं। मनी भी एक ओके क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ मनी नहीं। अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया। We use time, money and other resources in such a manner so that we can perform maximum work by sensible use of those resources। ठीक है कि हम टाइम और मनी और दूसरी चीज़ों को ओके इस तरीके से यूज़ में लेते हैं कि दैट वी कैन परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, कि हम बहुत सारे काम अच्छे तरीके से कर पाएँ। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन वी फर्स्टली फॉर्म इट्स रोड मैप। जैसे कि हमें कोई फैमिली फंक्शन करना हो तो सबसे पहले हम एक रोड मैप बनाते हैं, एक कच्चा वो बनाते हैं। Okay, after this the person of family make efforts to use the available resources in the best possible way। उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स है वो ये कहते हैं कि घर में जितने रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल है उनको अच्छे से अच्छे यूज़ में लें हम। जस्ट लाइक अ पर्सन ऑफ फैमिली अ नेशन ऑल्सो वॉन्ट्स टू फुलफिल वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाई यूजिंग इट रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ऐसे ही फैमिली की तरह एक कंट्री भी यही चाहती है कि उस कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से अच्छे तरीके से काम में लेके कंट्री के लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको फुलफ़िल किया जाए। प्लानिंग इज़ सच अ टेक्निक इन विच एफर्ट्स मेड टू फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज अमंग वेरियस टारगेट। ओके, क्या कह रहे हैं टेक्निक, प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है ओके जिसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं टू फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज
कि जितने भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग वेरियस टारगेट्स विच आर फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड यूज़ देम टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, जो हमने जिन चीज़ों को हमने पहले प्रायोरिटी दी है वो हमारी सारी डिमांड्स फुलफ़िल हो। ओके, और जो रिज़ल्ट हम उम्मीद करते हैं वो रिज़ल्ट हमें मिले, तो उसके लिए हम हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं ओके हम ये एफर्ट्स लगाते हैं कि उनको अच्छे से यूज़ मिले और हमारी कंट्री के लोगों की जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करें। प्लानिंग हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब प्लानिंग के भी काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। फर्स्टली इट हैज़ प्री डिफाइंड एम एंड ऑब्जेक्टिव असाइन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ओके, इसके एम्स पहले से डिसाइड होते हैं। एम का मतलब उद्देश्य, किसी भी प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या है। ओके, तो वो हम जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ओके हमारा मेन उद्देश्य क्या है वो सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज डन। हमारे पास में कितने रिसोर्सेज हैं उसका एस्टिमेट हम पहले से लगा लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। थर्ड है आफ्टर एस्टिमेशन दीज अवेलेबल रिसोर्सेज आर फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एस्टिमेशन के बाद में ये जो रिसोर्सेज हैं इनको ओके फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन वेरियस टारगेट्स। और फिर जो हमारे टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, मेन मिशन है, उनको प्राप्त करने का ओके उनको मिलने के लिए, ठीक है ना, कि हमारे जो टारगेट पूरे हो इसके लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं, कोशिश की जाती है। ऑल्दो देयर आर सेवरल डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, हालांकि प्लानिंग की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, बट सिंपल लैंग्वेज में कहा जा सकता है दैट इकोनॉमिक, ओके यहाँ से आएगी इसकी डेफिनेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द साइंस ऑफ यूजिंग द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू अचीव द डिज़ायर्ड टारगेट। ओके, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ में लेके हमारे जो टारगेट हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करें। द सेंट्रल अथॉरिटी टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग हमारी सेंट्रल अथॉरिटी ने ओके हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने ओके वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। ओके, इट डिटरमाइंस द स्पीड, डायरेक्शन, मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी की स्पीड, डायरेक्शन, मैनेजमेंट ओके सब कुछ यही डिसाइड करती है। प्लानिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग द टारगेट। प्लानिंग एक टेक्निक है ओके, व्हाट टेक्निक, यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग द टारगेट। हमारे पास जो जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ में लो और जो जो टारगेट है उनसे उनको फुलफ़िल करो। A nation can use this technique to achieve target fixed in various sector। ओके, एक जो नेशन, एक कंट्री है वो इस टेक्निक को यूज़ में लेती है अपने फिक्स टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए। ओके, जो काफ़ी सारे सेक्टर जैसे कि फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सेट्रा। व्हेन दिस टेक्निक ऑफ प्लानिंग इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जब इस तरीके की ओके प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमी के लिए यूज़ में ली जाती है ओके तो इसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। फर्स्ट, सोवियत यूनियन हैड अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन नेशनल लेवल। सबसे पहले जो सोवियत यूनियन है उसने ये टेक्निक यूज़ में ली थी इकोनॉमिक प्लानिंग की नेशनल लेवल पे ओके, एंड इट डिक्लेयर इट सेंट्रल प्लानिंग इन 1928। ओके, और इसने अपनी जो प्लानिंग है वो 1928 में सबसे पहले डिक्लेयर की थी एंड थ्रू 5 ईयर प्लान के थ्रू इट अडॉप्टेड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, और इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता चुना एंड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रूव टू बी अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। और इसका जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान था ओके वो सच में इतना अच्छा था, एक रेवोल्यूशन था वो अपने आप में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो जॉइन द लिस्ट ऑफ नेशंस विच हैव अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन नेशनल लेवल। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ऑल्सो जॉइन द लिस्ट ऑफ नेशंस ओके, इंडिया ने भी अपने आप को उन कंट्री की लिस्ट में शामिल कर लिया जो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर चलते हैं, कंट्री की इकोनॉमी में सुधार करने के लिए वो कुछ प्लानिंग करते हैं नेशनल लेवल पे, ताकि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ओके वो रैपिडली हो, जल्दी हो। एक तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ओके जब भी हमारा कोई टारगेट, हमारा कोई लक्ष्य मिशन होता है तो हम एक प्लानिंग करके चलते हैं उसे प्राप्त करने के लिए।
तो वैसे ही हमारी कंट्री की भी कुछ मेन उद्देश्य, कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से काम में लेके उन टारगेट्स को फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है। इसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। अब ये 5 ईयर्स प्लान्स के थ्रू भी होती है, ओके, और काफ़ी अदर तरीके से भी होती है। थैंक यू।